हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास 7 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, पाठ 6 काले बादल। बच्चों, काले बादल नामक कविता सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। तो आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 6 काले बादल नामक कविता का सार वाचन करते हुए तथा कठिन शब्दों का निवारण करते हुए इसकी व्याख्या को समझाऊंगी। सबसे पहला पैराग्राफ है बच्चों, प्रथम पद्यांश। पैराग्राफ को हिंदी में पद्यांश बोलते हैं। तो क्या है कि सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। कवि क्या कह रही है कि सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। अर्थात वह कह रहे हैं कि बादल जो है वह काले हैं, श्याम वर्ण के हैं, लेकिन उसमें चांदी की रेखा, जो बिजली चमकती है, वह कैसी प्रतीत हो रही, जैसे चांदी की रेखा चमक रही हो। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के। काले बादल कैसे, जैसे जाति द्वेष, जाति का आप समझते हैं अर्थ, जाति माने जो हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण ये सारी चीजें, जिसमें जाति के अंतर्गत द्वेष माने होता है यहाँ पर ईर्ष्या रखना। कि काले बादल ऐसे लगते हैं जैसे जाति भेद से ईर्ष्या रख रहे हो। काले बादल विश्व कलेश के, और कलेश का यहाँ पर क्या होता है अर्थ बच्चों, कलेश का अर्थ होता है कि झगड़ा। ठीक है, कलेश का अर्थ क्या होता है, झगड़ा करना। तो काले बादल कैसे लग रहा है, जैसे विश्व में झगड़ा करा रहे हो। काले बादल उठते पथ पर, न स्वतंत्रता के प्रवेश में। लेकिन क्या कहा है कि काले बादल उठते पथ पर। जब काले बादल आते हैं तो ऐसा लगता है कि उठते हुए मतलब आगे के पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, जैसे हम नई स्वतंत्रता की ओर प्रवेश कर रहे हो। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। तो सुमित्रानंद पंत जी क्या सोच रहे हैं कि सुनता हूँ मैंने भी देखा, कि मैंने भी देखा है कि काले बादल में एक चांदी की रेखा रहती है। आज दिशा है घोर घनेरी, नभ में गरज रही रणभेरी। कह रहे कि काले आज दिशा है घोर घनेरी, जो आज जो दिशाएं दिख रही हैं वह कैसी दिख रही है, घनी दिख रही है। किसके माने, काले बादल। जब काले बादल छा जाते हैं तो डर लगने लगता है अंदर से व्यक्ति को। कुछ बच्चे जो डर जाते हैं, ठीक है, तो क्या लग रहा है कि काले बादल रहते हैं कि दिशा घनी कैसी अंधेरी सी दिखाई दे रही है। नभ में गरज रही रणभेरी, और नभ माने आकाश में गरज रही रणभेरी, और आकाश में जो बिजली कड़कने की या बादल कड़कने की जो आवाज आती है, तो कैसे लग रहा है, जैसे रणभूमि में क्या है, रणभेरी, रणभूमि में योद्धाओं द्वारा जो गर्जन होता है, तो वैसा प्रतीत हो रहा है। चमक रही चपला क्षण पर। चपला का अर्थ क्या है बच्चों, बिजली। तो चमक रही चपला क्षण पर, झनक रही झिल्ली झनझन कर। तो ऐसा लग रहा है कि चमक रही, मतलब प्रत्येक क्षण में जब बादल गरजते हैं तो बीच बीच में आपने देखा होगा बिजली भी कड़कती है। तो चमक रही चपला क्षण, बिजली वहां पर चमक रही है। झनक रही झिल्ली झनझन कर, और झिल्ली का अर्थ बच्चों क्या होता है, एक पतली सी परत। तो झनक रही झिल्ली झनझन कर, और जब बारिश हो रही तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक परत से झनकर के पानी नीचे गिर रहा हो। नाच नाच आंगन में गाते केकी केका, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। तो इसमें क्या है कि जो केकी और केका जो शब्द है, तो केकी यहाँ पर मोर के लिए है, केका मतलब ये मादा और वो नर। तो कैसा होता है कि जैसे आंगन में मोर और मोरनी नाच रहे हो। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, ऐसा लग रहा है जैसे काले बादल में कोई चांदी की रेखा रहती हो। काले बादल मन भय से हो उठता चंचल, कौन हृदय में कहता पर मृत्यु आ रही साजे दल पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, काले बादल अर्थात हे काले बादल मन भय से हो उठता चंचल।
तुम्हें देख करके मेरा मन कैसा होता है, एकदम से चंचल हो उठता है, व्याकुल हो उठता है। कौन हृदय में कहता पल पर मृत्यु आ रही साजे दल पर। ऐसा लगता है जैसे कोई संकट की तरह से घड़ी होती जहां हम अंदर से डर जाते हैं, तो कैसा प्रतीत होता है कि हमें मृत्यु आ रही साजे दल पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे उस समय हमारी मृत्यु आ रही हो, ऐसा भय लग रहा है। आग लग रही घात चल रहे विधि की लेखा काले बादल। ऐसा लग रहा है जैसे आग लग रही हो कहीं पे, गर्जना से, बिजली गिरने से घात चल रहा हो। कहीं पे जब आपने घात किया तो ध्वनि, जैसे कोई हथौड़ा उसकी आप प्रहार कर रहे हो तो उससे निकलने वाली ध्वनि, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे घात चल रहे हो। विधि की लेखा काले बादल, विधि माने ईश्वर की, ईश्वर की जो इच्छा है वही है ये काले बादल। काले बादल में छिपती चांदी की रेखा, और उन्हीं काले बादलों के बीच में चांदी की रेखा का बिजली कड़कती हुई छुपी हुई रहती है। मुझे मृत्यु की भीति नहीं है पर अनीति से प्रीति नहीं है। कहते मुझे भीति का अर्थ बच्चों क्या होता है, भय। कह रहे हैं मुझे मृत्यु का भय नहीं है, अनीति से प्रीति नहीं है, और जो अनीति है अर्थात जो नीति युक्त कार्य नहीं है उनसे मुझे प्रेम नहीं है। प्रीति का अर्थ क्या होता है, स्नेह और प्रेम से संबंधित है कि उससे हमें लगाव नहीं है। यह मनोयोजित रीति नहीं है। कह रहे हैं इसमें कवि क्या कहते हैं कि मनोयोजित रीत नहीं है, जो इस तरीके की कार्य है वह मानव के हित के लिए नहीं है। जन्मे प्रीति प्रीति नहीं है। और आज हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आपसी प्रेम नहीं है, अर्थात आपसी प्रेम खत्म होता जा रहा है। देश जातियों का कब होगा न मानवता में एका, काले बादल में झलकी सोने की रेखा। भाई क्या कहते हैं कि ऐसा कब समय आएगा जब हमारे देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा, न मानवता की रेखा और एक नए मानवता, जहां पर नए मानवता से यहाँ क्या संबंध है कि ऐसा समय जहां पर किसी भी व्यक्ति के अंदर जातिवाद का भेद नहीं होगा, सभी एक दूसरे को समान समझेंगे। काले बादल में झलकी सोने की रेखा, और वह क्या सोच रहे हैं कि ऐसा कब होगा जब काले बादलों में सोने की रेखा की झलक हमको मिलेगी, अर्थात समानता का जो स्वभाव है व्यक्ति के अंदर हमको दिखाई देगा। बच्चों एक बार पुनः इस कविता को समझ लीजिए। सुनता हूँ मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा। इसमें कभी क्या होता है कि वो कहता है कि मैंने भी ऐसा सुना है कि काले बादलों के बीच में कोई चांदी की रेखा रहती है। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के। कहते कि जो काले बादल होते हैं उन्हें देखकर कैसा प्रतीत होता है कि जैसे उससे जाति में द्वेष, माने जो द्वेष की भावना है या हमें जो कहते हैं कि ईर्ष्या की भावना है वह प्रदर्शित हो रही है। काले बादल विश्व कलेश के, और काले बादल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वह पूरे संसार, विश्व माने संसार, कलेश माने होता है यहाँ पर झगड़ा के, तो ऐसे वह झगड़े के प्रतीत होते हैं। काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। वह क्या कह रहे हैं कि काले बादल जब उठ जाते हैं, चल जाते हैं, तो नव स्वतंत्रता का प्रवेश, ऐसा लगता है जिससे नई स्वतंत्रता का प्रवेश माने पदार्पण हो रहा हो। सुनता हूँ मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा। वह क्या कहते हैं कि मैंने भी सुना है कि काले बादलों के बीच में चांदी की रेखा रहती है। आज दिशा है घोर घनेरी, नभ में गरज रही रणभेरी। और जो दिशाएं हैं वह कैसी है, अंधकारपूर्ण दिखाई दे रही हैं, और नभ में गरज रही रणभेरी, और आकाश में ऐसा लगता है जैसे रणभूमि की गर्जना सुनाई दे रही हो। चमक रही चपला क्षण क्षण, छनक रही झिलनी झनझन कर। ऐसा लग रहा है जैसे एक पतली रेखा से पानी झनकर के नीचे आ रहा हो। नाच नाच आंगन में गाते के का काले बादल में रहती चांदी की रेखा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आंगन में के का यहाँ पर मोर मोरनी से मतलब है, इसका अर्थ है मोर और मोरनी। तो ऐसा लगता है जैसे आंगन में जब बारिश होती है तो मोर और मयूर नाच रहे हो। काले बादल मन भय से हो उठता चंचल। और काले बादल जब एकदम से घनघोर घटाएं छा जाती हैं तो उनको देख करके हमारा मन कैसा हो जाता है, विचलित हो जाता है। कौन हृदय में कहता पल पर मृत्यु आ रही साजे दर पर। और उनके भय से ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक क्षण
हमको ऐसा एहसास होता है कि अब कुछ घटना घटित होगी, अब कुछ होगा, था मृत्यु का भय व्यक्ति के भीतर समाया हुआ होता है। आग लग रही, घात चल रहे, विधि के रेखा काले बादल में छिपती चांदी की रेखा। क्या कह रहे हैं कि जब बिजली गिरती है तो कैसा प्रतीत हो, जैसे कहीं पे आग लग रही हो, घात चल रहे हो, अर्थात वहां पर उसका किसका धन का प्रहार हो रहा हो। विधि का रेखा काले बादल, और ऐसा लगता है जैसे विधि की जो रेखा है वह काले बादलों में छिपी हुई है। कौन सी रेखा? चांदी की रेखा। मुझे मृत्यु की भीत नहीं है, पर अनीति से प्रीत नहीं है। कभी कहता है कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मुझे अनीति मतलब जो नीति युक्त कारण नहीं होते हैं उससे मुझे प्रीति नहीं, अर्थात उनसे मुझे प्रेम नहीं है। यह अनियोजित रीत नहीं है, यह अनियोजित रीत नहीं है, जन्मे प्रीति प्रीत नहीं है। कहते हैं मनोयोजित रीत नहीं है, अर्थात मानव के हित के लिए ये रीत नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति में आपसी प्रेम ना हो। मानवता में एक अकाली बादल में झलकी सोने की रेखा, न मानवता में। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? तो कि हमें कि न मानवता, जो नया समाज आ रहा है उसमें जो जातिवाद है उसका भी एक समाप्त हो और बादल में सोने की रेखा दिखाई दे। अर्थात बच्चों, इस काले बादल नामक कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने बताया है कि जो एक उन्होंने उपमा काले बादल की दी है, एक समाज की उन्होंने छवि को दर्शाया है। समाज में होने वाले जो कुरीतियां हैं और जो बुरे कर्म व्यक्ति करता है वह यही सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, या जो कहा जाए जो कार्य जो करते हैं वह बहुत अच्छे नहीं है, अर्थात किसी की भलाई युक्त नहीं है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं काले बादल की समाप्ति होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नए युग जहाँ पर सोने की रेखा बताई गई कि मानवता के अंदर प्रीति का, तो आज वो क्या इस कहानी से शिक्षा देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रेम और प्रीति होनी चाहिए, आपसी प्रेम, आपसी सामंजस्य होना चाहिए, और जो जाति पाति है उसको समाप्त करना चाहिए। अर्थात हमें जातिवाद को समाप्त करते हुए आपसी प्रेम को बनाते हुए नव भारत का विकास करना होगा। अर्थात कहते हैं ना, नव मानवता, नव मानवता, अर्थात मानव के अंदर नई सोच का हमें प्रवाह करना चाहिए कि हम किसी का अहित ना करें, हम किसी में जातिवाद का भेद ना करें, उच्च नीच का भाव न रखें। अर्थात हम भारत के वासी हैं और भारतवासी में सदैव एकता का भाव होना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। आप इस कविता के माध्यम से अपने दैनिक अपना नैतिक जो है, आपके नैतिक विचार हैं उनमें क्या आपको लाना है कि हम सब भारत माँ की संतान हैं, हम सभी एक हैं और हमारे अंदर जो विचार हैं वह सबके लिए समान भाव होने चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा कर नहीं सकते तो किसी के लिए हमें बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Myself Rakesh Kumar, Maths teacher of Shivaji Group of Institution. मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक अध्ययन कर लिया था। आज इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से अध्ययन करेंगे। तो 3 में है मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट 3/10 के होल घात 8-8 तो इक्वल, इसका मान ज्ञात करने के लिए चूंकि घाते हैं माइनस में हैं तो इनको घटा लेते हैं। तो 3/10 के घात में 0, और जब किसी भी संख्या के घात में 0 अगर आता है उस संख्या का मान 1 होता है। तो 3/10 के घात 0 का मान 1 हो गया। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट में है 5/11
5/11 पावर 3 plus 4 is equals to 4 इक्वल नहीं, यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग 5/11 के पावर में है 7 तो इक्वल, ये प्लस में है तो जुड़ जाएंगे तो 5/11 के घात में 7 और भाग 5/11 के घात में 7। अब आप जानते हैं कि भाग में आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं, तो हो गया 5/11 के घात में 7 माइनस 7 बराबर 5/11 के घात में 0 और फिर से 0 आ गया तो इसका मान भी 1 ही होगा और ये आंसर हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट है 5/7 थर्ड पार्ट में है 5/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 के होल घात 5 और फिर भाग 15/14 के होल घात में आ गया 5। तो पहले हम इसको हल कर लेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा करके लिख देंगे तो हो गया 5 तिहाई 15 और बटे 7 दूनी 14 होल घात 5 भाग 15/14 होल घात 5 फिर से बराबर आधार समान हो गए तो भाग में घातें घट जाएंगी तो 15/14 के घात में 5 माइनस 5 बराबर 15/14 के होल घात 0 और घात में 0 का मान 1 होता है। इसी प्रकार से आप फोर्थ पार्ट भी आप कर सकते हैं, फिफ्थ भी कर सकते हैं और सिक्स पार्ट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया यदि 7/3 के घात -5 7/3 के घात -5 गुणा 7/3 के घात में -11 बराबर 7/3 के घात में 8a। तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें a का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 7/3 और 7/3 दोनों के आधार समान हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 7/3 के घात में -5 और माइनस प्लस -11 इक्वल 7/3 के घात में 8a। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 7/3 के घात में -5 -11 बराबर 7/3 के घात में 8a। और ये जोड़ गए तो 7/3 के घात में -16 बराबर 7/3 के घात 8a। अब आधार समान हो गए और तो घातें भी समान हो जाएंगी, यानी 8a इक्वल्स टू -16 a इक्वल्स टू -16/8 कैंसिल कर दिया तो -2 a इक्वल्स टू -2 यानी a का मान आंसर आपको मिल गया। a का मान -2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कोई पार्ट नहीं थे, ओनली क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में है m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी ओनली नंबर है, बस यही केवल क्वेश्चन है। तो 2/9 पावर में 3 इंटू 2/9 पावर -6 इज इक्वल्स टू 2/9 पावर 2m-1 तो लेफ्ट हैंड में देखें, आधार दोनों के समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 2/9 पावर में 3 प्लस ब्रैकेट -6 इज इक्वल्स टू 2/9 होल पावर 2m-1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2/9 होल पावर 3 - 6 इक्वल 2/9 होल पावर 2m-1। ये घट जाएंगे क्योंकि ये विपरीत चिन्ह है। तो 2/9 पावर -3 छह बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया इक्वल 2/9 पावर 2m-1। अब आधार समान हो गए तो घातें भी समान होंगी। तो 2m-1 इक्वल्स टू -3। मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। चाहे इसको पहले लिख देते चाहे उसको 1 का साइड चेंज करके 3 की तरफ ले जाए। 2m इक्वल्स टू -3 और +1 2m इक्वल्स टू -2 घट गया है। m इक्वल्स टू -2/2 कैंसिल हो गया। तो m इक्वल्स टू -1 और ये आपका आंसर हो गया। सर कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में है को हल कीजिए। हल कीजिए। 2 पावर -4 इंटू -3 पावर 4 इंटू 4 पावर 3 अपान -2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 1/2 पावर 1/2 पावर -2। इसको हल करना है। तो हल करने के लिए देखिए जितने भी 2 हैं उनको हम या तो अंश में रखेंगे या तो हर में रखेंगे। तो पहले तो हम इसमें से इस 2 पावर 4 को नीचे ले आए और इस 3 पावर 2 को ऊपर ले आए। या यहाँ पे और जैसे इज इक्वल्स टू 2 पावर -4 इंटू -3 पावर 4 तो एक्चुअली पावर पॉजिटिव इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए इसका मान धनात्मक हो जाएगा। और इंटू 2 पावर 2 होल पावर 2 पावर 2 होल पावर 3 यानी 4 को हम 2 के घात 2 कह सकते हैं और अपान में 2 के घात -2 के घात 2 तो ये हो जाएगा 2 के घात में 2। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पावर सम संख्या है इसलिए इसका मान इसको -2 गुणा -2 तो बराबर हो जाएगा +4 और प्लस के 4 को फिर हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं इसलिए ऐसा लिख दिया।
ऐसा ही अब हम इस -3 को भी लिखेंगे अगली बार। इसको ऊपर ले आना, नीचे वाले को ऊपर लेना है। यहाँ पर क्या रह जाएगा, इंटू, यहाँ पर लिख देते हैं, तो 3 पावर -2। नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह बन जाएगा, नीचे देखो, तो 1/2, यानी इसको भी हम अगर 2 पावर करें तो 2 पावर 2 हो जाएगा, 2 पावर 2, यानी अगर इसका रेसिप्रोकल नोट करेंगे तो घात पॉजिटिव हो जाएगी। इतना मटेरियल बचा। अब देखिए 2 पावर 6 हो गया, ऊपर हो गया 2 पावर 3 into 2, तो इक्वल 2 पावर -4 into 3 पावर 4 into 2 पावर 6 into 3 पावर -2 और अपान में 2 पावर 2 पावर 2 into, अब चूंकि इसके देखिए आधार समान है, 2 और 2 हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 2 पावर 2 प्लस 2 इक्वल, अब इधर करते हैं 2 पावर -4 और 2 पावर 6, तो 2 पावर -4 प्लस 6 आधार समान है, इसलिए घातें जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार से इंटू 3 पावर 4 -2 4 -2 अपान 2 पावर 4 इसमें से 4 घटेगा तो 2 के घात 2 ही रह जाएगा, तो फिर इक्वल करेंगे 2 पावर 2 और इंटू 3 पावर 2 और अपान में 2 पावर 4, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 4 गुणा 9 बटे 2 के घात 4 का मान 16 हो गया, यानी 2 को 4 बार गुणा कर देंगे, तो 4 एकम 4 4 चौको 16 बराबर 9 बटे 4, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो बस आज इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में अनुपात एवं समानुपात का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, मैं आपको आज चैप्टर फर्स्ट भारत में लोकतंत्र के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये चैप्टर सिविक्स से है, ये एसएसटी के अंतर्गत सिविक्स का पहला चैप्टर है। अंडरस्टैंड? इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। आज मैं आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ सुविचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मानी कठिन परिश्रम करने से ही व्यक्ति सफलता के मार्ग पर जा सकता है या सफलता प्राप्त कर सकता है। कठिन परिश्रम करना हर मानव के लिए आवश्यक है। कई विद्वान भी इस विचार से सहमत हुए हैं कि भगवान उसी की सहायता करता है जो कठिन परिश्रम करते हैं। कठिन परिश्रम करने वाले निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे कहना है कि आप लोग भी कठिन परिश्रम करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। चलिए अब हम आगे आपसे चैप्टर फर्स्ट भारत में लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे।
भारत में लोकतंत्र का क्या मतलब है या भारत में लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है। तो इन पुराने समय में हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी या पुराने समय में जो व्यवस्था हुआ करती थी वह राजतंत्र थी। राजतंत्र की व्यवस्था का मतलब था कि राजा माने एक राजा होता था, राजा के बाद उसके आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होती थी वह उसकी राजा होती थी। इट मीन्स माने राजा फिर उसका बेटा राजा फिर उसका बेटा राजा, दैट मीन्स यानी वो व्यवस्था जो थी राज व्यवस्था यानी राजतंत्र की व्यवस्था कही जाती थी। आज हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र का मतलब है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र जो है वो आज भारत में उसकी क्या स्थिति है या भारत में उसे हम किस प्रकार देखते हैं। तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। सबसे पहली विशेषता है कि भारत के लोकतंत्र को यानी भारत का जो लोकतंत्र है वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। हमारा लोकतंत्र क्या है माने हम अपने लोकतंत्र को कैसे जानते हैं। तो हमारा लोकतंत्र जो है लोगों का है, माने लोगों का है, लोगों द्वारा है, लोगों के लिए है। अंडरस्टैंड। माने हमारा लोकतंत्र माने जो हमारे भारत का लोकतंत्र है वो क्या है, लोगों का है, लोगों के द्वारा है तथा लोगों के लिए। अंडरस्टैंड। भारत के और दुनिया भर के लोग प्रजातांत्रिक संस्थाओं माने भारत में, केवल भारत में ही नहीं, भारत के और दुनिया भर माने पूरे विश्व के लोग प्रजातांत्रिक संस्थाओं यानी प्रजातांत्रिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, अदालत है, पुलिस, जेल और प्रशासनिक प्रणाली माने जितनी भी प्रशासनिक प्रणाली है के दुर्व्यवहार से पीड़ित है। माने दुर्व्यवहार से पीड़ित है माने लोकतंत्र की व्यवस्था ना होने से, लोकतंत्र की व्यवस्था होने से क्या होता है, लोकतंत्र की व्यवस्था ना होने से दुनिया भर के लोग ऐसे थे जो प्रजातांत्रिक माने जो हमारी प्रजातांत्रिक संस्थाएं थी जिनसे क्या अदालत, पुलिस, जेल और प्रजातांत्रिक प्रणाली के दुर्व्यवहार से पीड़ित है। लोकतंत्र यानी लोगों का लोकतंत्र, लोगों का लोकतंत्र। लोकतंत्र से मतलब क्या है, लोगों का लोकतंत्र यानी लोकतंत्र ने पिछड़े और असभ्य देश में जन्म लिया। लोगों का लोकतंत्र माने लोकतंत्र ने जिस समय हमारे स्टार्ट किया तो क्या था, पिछड़ा था और असभ्य था, माने असभ्य देश में जन्म लिया। यह अलग अलग तरीके और स्तरों से विकसित होता जा रहा है। माने आज लोकतंत्र जो है वो हमारे देश में अलग अलग तरीके से माने अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहा है या अलग अलग तरीके से इसे विकसित किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, इंग्लिश के यानी लोकतंत्र क्या है, ग्रीक के डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है। यानी लोकतंत्र का मतलब है माने लोकतंत्र जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी माने ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी से लिया गया है। और डेमोक्रेसी शब्द जो है इसका अर्थ है माने डेमोक्रेसी शब्द डिमोस माने जिसका अर्थ है लोग, माने डिमोस का अर्थ क्या है, माने डिमोस वर्ड का शब्द यानी डिमोस शब्द का अर्थ है लोग। एंड क्रिएट शब्द का मतलब है यानी जिसका अर्थ है ताकत यानी स्ट्रॉन्गनेस। माने डेमोक्रेसी शब्द का यानी डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसमें डेमोस शब्द का अर्थ लोग है तथा क्रेट शब्द का अर्थ ताकत है से लिया गया है। मैंने डेमोक्रेसी शब्द से यानी डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ लोग और उसकी ताकत है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकार। माने हमारे यहाँ यानी इंडिया में लोकतंत्र जो है वह कितने प्रकार के हैं तथा लोकतंत्र का प्रकार क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या मतलब है। दूसरा हमारा पार्ट क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, माने प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जहां नागरिक निर्णय लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं। माने प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, माने प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह राजनीतिक व्यवस्था है जहां लोग जहां लोग नागरिक निर्णय लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं
वो क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। माने तथा प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें प्रत्यक्ष रूप से मतदान देने के लिए अवसर देता है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? हमें प्रत्यक्ष रूप से अपना मतदान देने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है, जिसके लिए उसके माने सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम करता है कि आगे कानून प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए तथा प्रत्यक्ष के लिए पहल करना और सुझाव देना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का नेक्स्ट काम है कि वैकल्पिक अधिकारों को बाध्यकारी आदेश देना। जो भी हमारे वैकल्पिक यानी माने जो भी हमारे वैकल्पिक क्या है अधिकार, माने जो हमारे वैकल्पिक अधिकारी हैं उनको बाध्यकारी आदेश देना। जैसे क्या है? एक कानून तोड़ने वाले के विरुद्ध अभियोग चलाना। माने कानून यदि कोई तोड़ रहा है या कानून तोड़ने वाला कोई भी है, माने कोई भी व्यक्ति है, उसके प्रति अभियोग चलाया जाए। फिर से आप देख लो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें नागरिक स्वतंत्र रूप से या जिसमें नागरिक निर्णय लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं। इसकी जो व्यवस्था है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, वो क्या है? संवैधानिक कानूनों को बदलना, आगे कानूनों के लिए पहल और सुझाव देना, वैकल्पिक अधिकारियों को बाध्यकारी आदेश देना। जैसे एक कानून तोड़ने वाले के विरुद्ध अभियोग चलाना या अभियोग चलाया जाए। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे अभी लोकतंत्र के प्रकार के बारे में डिस्कस किया, जिसमें पहला क्या था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र के जो प्रकार है वो दो तरह से हैं। पहला क्या है? लोकतंत्र का प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मैंने अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आपसे डिस्कस किया। अब हम आगे आपसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह राजनीतिक व्यवस्था है जहां नागरिक प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्णय के लिए भाग लेते हैं या प्रत्यक्ष रूप से मतदान देने के अधिकारी होते हैं। वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी हम जानते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत इसके कौन से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों द्वारा सरकारी अधिकारियों के चयन का अधिकार दिया जाता है। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों को लोगों के द्वारा सरकारी अधिकारियों को भी चयन का अधिकार दिया जाता है। अंडरस्टैंड? तो अब आपको ये कंफर्म हो गया कि लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं? दो, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे हम बात करते हैं लोकतंत्र का इतिहास। लोकतंत्र का इतिहास क्या है? तो लोकतंत्र के इतिहास के बारे में हम देखते हैं। तो लोकतंत्र के इतिहास को तीन अवधियों में बांटा गया है। लोकतंत्र का जो इतिहास है वो तीन अवधियों में विभाजित है। नंबर फर्स्ट क्या है? प्रारंभिक अवधि। नंबर 2 उपनिवेशवाद का अंत। पहला क्या है? प्रारंभिक अवधि। जो प्रारंभिक अवधि यानी प्रारंभिक समय था वो क्या था लोकतंत्र में? दूसरा उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशवाद क्या था और उसका अंत कैसे हुआ? और थर्ड पार्ट जो हमारा है वो क्या है? वर्तमान चरण, जिस पर हम लोग चल रहे हैं, वर्तमान चरण, प्रेजेंट टाइम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहला यानी प्रारंभिक अवधि। प्रारंभिक अवधि से हमारा क्या तात्पर्य है? तो प्रारंभिक अवधि से हमारा तात्पर्य है कि 1789 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1789 में क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का इतिहास शुरू हुआ। लोकतंत्र के इतिहास की स्टार्टिंग 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुई। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का जो इतिहास था वो स्टार्ट हुआ। इस अवधि के दौरान उत्तरी अमेरिका, इस अवधि में क्या हुआ? जो हमारा नॉर्थ अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका
अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, मैंने उसने ये अनाउंस किया उत्तरी अमेरिका ने कि वह स्वतंत्र हो गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसी अवधि के दौरान लोकतंत्र का उत्पन्न माना, या लोकतंत्र जो था वो इसी अवधि यानी इसी समय के दौरान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो था लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में उस समय क्या था, आंशिक रूप से था, पूरी तरह से नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतंत्र आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ, तथा वोट डालने का अधिकार जो वोट डालने का जो अधिकार था वो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सबसे पहली बार दिया गया। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज इस भारत में लोकतंत्र के कई टॉपिक के बारे में पढ़ाया है, और नेक्स्ट अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको अगला टॉपिक उपनिवेशवाद का अंत के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको भूगोल पार्ट 3 पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के बारे में बता रही थी। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी। तो चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का आपको कुछ रिवीजन करा रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था अक्षर और मिट्टी के प्रकार के बारे में। तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं: लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे अपरदन यानी इरोशन। तो हम बात करते हैं कि भूमि कटाव या मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, कटाव का शाब्दिक अर्थ होता है उतार फेंकना। हवा बहते हुए जल तथा बहती हुई हवा के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का अपने स्थान से हट जाना या कट जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है या भूमि कटाव कहलाता है। तो यह एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कारणों से मिट्टी का कटाव होता है। तो हम बात करते हैं कि इसके क्या कारण है या कारक है। तो इसके कारण या कारक को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक कारक। तो बच्चों, प्राकृतिक कारक में क्या होता है? सबसे पहले जल द्वारा मृदा अपरदन होता है। यह वर्षा तथा नदी के द्वारा मिट्टी का कटाव करती है। बहुत तेजी से बहता हुआ जल क्या करता है? मिट्टी की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाता है, तो जिसके कारण भूमि क्या हो जाती है बच्चों? अपरदित हो जाती है। नेक्स्ट कारक हमारा आता है वायु। तो बंजर या वनस्पति रहित क्षेत्रों में या मरुस्थल में हवा की गति क्या होती है? बहुत ज्यादा तेज होती है। तो बहती हुई हवा अपने साथ क्या करती है? धूल के कणों को उड़ाकर अन्यत्र ले जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? मिट्टी का अपरदन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमानी यानी बर्फ का पिघलना। तो बर्फ की नदियां भी अपने आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव करती हैं। इस प्रकार का अपरदन हमें पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं समुद्री लहरें। तो समुद्री लहरें भी तटीय क्षेत्रों में मिट्टी या चट्टानों का कटाव करती हैं, जिससे कि क्या होता है? मृदा का अपरदन हो जाता है। तो प्राकृतिक कारक में हमने क्या बताया आपको? जल द्वारा अपरदन, वायु द्वारा अपरदन, हिमानी यानी बर्फ के पिघलने से अपरदन और समुद्री लहरों के द्वारा अपरदन। अब हम बात करते हैं मानवीय कारक। तो मानवीय कारक में जो सबसे पहला आता है वनों की कटाई। तो आपको पता होगा कि पेड़ अपनी जड़ों से क्या करते हैं? मिट्टी को पकड़े रहते हैं, लेकिन मनुष्य अपने उपयोग के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिससे पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई होने से क्या हो रहा है कि मृदा का अपरदन हो रहा है, क्योंकि पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहते हैं, जिससे अपरदन कम होता है। लेकिन मनुष्य अपनी जरूरतों के कारण पेड़ों को काट रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? वनस्पति का ह्रास हो रहा है और मृदा का अपरदन हो रहा है। नेक्स्ट कारण हमारा आता है अति पशुचारण। अति पशुचारण से क्या हो जाता है कि मृदा का अपरदन हो जाता है। पशुओं के कठोर खुरों से घास का जो आवरण होता है, घास की जो ऊपरी परत होती है वो हट जाती है, क्योंकि पशुओं के जो खुर होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं। जब वो जमीन पर पड़ते हैं तो उस जगह की जमीन को वो क्या कर देते हैं? बिल्कुल ही काट देते हैं,
वो जल आसानी से अपने साथ बहाकर अन्यत्र कहीं भी ले जा सकता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। तो ये हमारा कारण है अति पशुचारण। नेक्स्ट हमारा कारण आता है निर्माण कार्य, जैसे सड़क, रेल मार्ग, भवन आदि के निर्माण के समय मिट्टी की खुदाई की जाती है, तो इन सब कारणों से भी क्या हो जाता है, मृदा का अपरदन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खनन कार्य यानी माइनिंग। खनिजों को जमीन से निकाल, आपको पता है कि खनिज हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, खनिज हमको पृथ्वी की निचली सतह से प्राप्त होते हैं, तो जिसके कारण क्या किया जाता है, खनन कार्य किया जाता है। तो खनिजों को जमीन से निकालने के लिए खुदाई की जाती है, इस कारण मिट्टी उखड़ जाती है और मृदा का क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि कार्य। तीव्र ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीनुमा कृषि करना, फसलों को हेरफेर करके ना लगाना आदि भी मृदा अपरदन के कारण। तो ये सब हमारे क्या होंगे बच्चों, मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में क्या था, जल द्वारा, वायु द्वारा, हिमानी द्वारा और समुद्री लहरों द्वारा। और मानवीय कारक में क्या था, वनों की कटाई, अति पशुचारण, निर्माण कार्य, खनन कार्य और कृषि कार्य। तो इन दोनों कारणों से हमारा क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। मिट्टी की ऊपरी सतह में बहुत ही उपजाऊ तत्व पाए जाते हैं, तो मिट्टी की ऊपरी सतह का हट जाने से बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, प्रभाव पड़ते हैं। तो क्या प्रभाव पड़े उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा है मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसमें ह्यूमस जैसे खनिज लवण पाए जाते हैं, लेकिन बहते हुए जल, वायु और अन्य कारणों से जब मृदा का अपरदन हो जाता है तो इससे क्या होता है कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है, उपजाऊ शक्ति हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि मृदा में हम किसी भी प्रकार की, उस प्रकार की मिट्टी में किसी प्रकार की खेती नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कृषि योग्य भूमि में कमी आ जाना। तो कृषि योग्य भूमि में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है मृदा अपरदन से। नेक्स्ट है भूमिगत जल स्तर का गिरना। जो भूमिगत जल स्तर होता है उसका स्तर क्या हो जाता है, गिर जाता है। नेक्स्ट सिंचाई के लिए जल की कमी हो जाना। जब बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाने से क्या हो जाता है कि जल की बहुत अतिरिक्त खपत हो जाती है, जिसके कारण होता है सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये सब हमारे क्या हो गए बच्चों, ये सब हमारे हो गए प्रभाव। खतरनाक तरीके से बाढ़ आ जाना, बहुत बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर भी क्या हो जाता है, हमारा आसपास के एरिया हमारे इफेक्टेड हो जाते हैं, जन धन की हानि हो जाती है, नदियों के जल स्तर में कमी आ जाती है, खाद्यान्न उत्पादन में कमी हो जाती है। तो ये सब हमारे क्या मृदा अपरदन के प्रभाव है। जाहिर सी बात है कि जब भूमि की उपजाऊ शक्ति नहीं रहेगी तो भूमि की जब उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, तो जिसके कारण हम भूमि में किसी प्रकार की फसलों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। फसलों का उत्पादन न होने पर खाद्यान्न का उत्पादन में कमी हो जाती है, जिसके कारण जनधन को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब इसको रोकने के उपाय क्या करने चाहिए बच्चों, इसको रोकने के उपाय भी हैं। सबसे पहला है मजबूत मेड़बंदी करना। तो मृदा अपरदन के लिए क्या होता है बच्चों कि आसपास के मतलब जो खेत के चारों ओर मेड़ लगा दी जाए। मेड़ लगाने से क्या होता है कि जो हमारे खेत के अंदर जो हमारी फसलें हम लोगों ने बोई हैं उसको अपने साथ तेज वायु या जल बहाकर नहीं ले पाएगा। तो मेड़बंदी करने से क्या हो जाता है कि हम उसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो मजबूत मेड़बंदी करना। दूसरा उपाय है वृक्षारोपण करना। वृक्ष की जड़ें पेड़ों को नियोजित चराई। तो नियोजित चराई करने से क्या होता है, पशुओं की जो चराई होता है नियंत्रण रखना चाहिए, उसका स्थान निश्चित कर देना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक चराई होने से क्या हो जाता है कि मिट्टी की ऊपरी परत हमारी अपने स्थान से हट जाती है और मृदा का अपरदन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीढ़ीदार खेत बनाकर। सीढ़ीदार मतलब ये छतनुमा, अगर हम ढाल बना देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी मृदा का अपरदन नहीं होगा। तो ऐसा अधिकतर ये कार्य पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्लोपिंग रूट्स। नेक्स्ट है भूमि को उपजाऊ बनाना। तो भूमि को उपजाऊ बनाने से के लिए हमको अच्छे से रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं और मृदा का अपरदन होने से रोक सकते हैं। तो ये उपाय अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, मृदा का अपरदन होने से रोक सकते हैं। तो कारक क्या है, कारक है प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक, और प्रभाव और उपाय के बारे में मैंने आज आपको बताया। आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन मैं इस चैप्टर का रिवीजन कुछ करवा रही हूँ आपको स्टार्टिंग से। तो
लंबी अवधि के बाद परिवर्तन करती है। परिवर्तन होता है लेकिन परिवर्तन की अवधि क्या होती है, बहुत ही लंबी होती है। और आकस्मिक शक्तियां क्या होती है, सडन फोर्सेस, जिसको कि हम कहते हैं वो अचानक से उत्पन्न होकर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करती है, जैसे कि भूकंप का आना, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वतीय संरचना। अब हम बात करते हैं वायु प्रक्रिया। वायु प्रक्रियाओं में हमारे अपक्षय यानी वेदरिंग, अपरदन यानी इरोशन और हमारा संघनन की प्रक्रियाएं आती हैं। तो हम बात करते हैं कि भूकंप, जो भी हमारी अचानक उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, भूकंप से क्या तात्पर्य है कि पृथ्वी के धरातल का कांपना और थरथराना हमारा क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। और भूकंप का अध्ययन जिससे किया जाता है उसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं, जिसका कि निर्माण चार्ल्स रिक्टर ने किया था, जिसके नाम पर स्केल का नाम रिक्टर स्केल रखा गया था। भूकंप में कंपन या तरंगें तीन तरह की होती हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और एल तरंग। प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये तरंग उत्पन्न होती है और ये ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। द्वितीय तरंग क्या होता है, द्वितीय तरंग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के माध्यम से तीव्रता उत्पन्न करती है और ये भी ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। एल तरंगें तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है, यानी ठोस, तरल और गैस, तीनों माध्यमों से होकर एल तरंगें गुजरती हैं। और भूकंप की तरंगों को किससे रेखांकित किया जाता है, सिस्मोग्राफ से रेखांकित किया जाता है। अध्ययन किससे किया जाता है, सिस्मोलॉजी से अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि भूकंप के उद्गम स्थान को क्या कहते हैं। भूकंप के उद्गम स्थान को हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भूकंप के उद्गम स्थान को केंद्र कहा जाता है। अब हम दूसरी आकस्मिक प्रतिक्रिया की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट हमारा क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ के रूप में उपस्थित आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। तो कैसे होता है ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए पत्थर व गैसों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत अधिक ताप गर्मी होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि चट्टानें पिघलना शुरू हो जाती हैं। तो चट्टानों के पिघलने से उनसे जो मिश्रण निकलता है उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और जब ये मैग्मा विस्फोट के द्वारा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको हम लावा बोलते हैं। तो अधिकांशतः पृथ्वी की सबसे कमजोर परत जो होती है एस्ट्रोस्फीयर में पाया जाता है। मैग्मा के ज्वालामुखी से बाहर आने पर इसके साथ क्या निकलता है, गर्म व विषैली गैसें निकलती हैं और कई बार जमीन विस्फोट के कारण पृथ्वी जो होती है जोर से हिलती है, जिससे कि भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है एवं बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। तो किससे निर्माण होता है ज्वालामुखी पर्वतों का, मैग्मा जब धरातल के बाहर आता है तो ये मैग्मा जो होता है जमकर क्या हो जाता है बच्चों, ठंडा हो जाता है और फिर क्या निर्माण कर देता है, वो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कर देता है। तो ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। शील्ड ज्वालामुखी, सबसे पहले बात करते हैं शील्ड ज्वालामुखी के बारे में। शील्ड ज्वालामुखी क्या होते हैं, इस प्रकार के ज्वालामुखी आग्नेय पत्थर या बेसाल्ट से बनकर निर्मित होते हैं और इनमें कैसा लावा पाया जाता है, इनमें जमा हुआ यानी फ्रोजन लावा पाया जाता है। दूसरे ज्वालामुखी होते हैं राख या शंकु ज्वालामुखी। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी के भीतर ज्वलनशील प्रवृत्ति के, मतलब जिनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, जलने वाली प्रवृत्ति होती है। तो ज्वलनशील प्रवृत्ति के छोटे छोटे आकार के पत्थर पाए जाते हैं। इनकी ढलान जो होती है काफी तीव्र होती है और राख की मात्रा भी इनमें क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी का आकार कैसा होता है बच्चों, छोटा होता है और ये भयंकर उत्पात नहीं मचाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त ज्वालामुखी यानी कंबाइंड वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी की जो ढलान होती है वो मध्यम होती है और इनमें ऊपर की तरफ क्या होते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं। और ज्वालामुखी में लावा के अलावा क्या चीजें निकलती हैं, राख, बजरी, पत्थर सभी मिश्रित मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे संयुक्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी को मैंने बताया, शील्ड ज्वालामुखी, राख या शंकु ज्वालामुखी और संयुक्त ज्वालामुखी। अब हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों से बाह्य प्रक्रियाओं के बारे में। अभी तो मैंने आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में बताया, अब हम बाह्य प्रक्रियाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। बाह्य प्रक्रियाओं में सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपक्षय यानी वेदरिंग। अपक्षय क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर पवन, वायु, लहरें आदि कुछ क्या होती है, बाह्य प्रक्रियाएं होती हैं। तो अपक्षय में हमारे 3 तरह के अपक्षय आते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय।
काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। और आज मैंने आपको जैसा कि बताया था मृदा अपरदन को मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ। अपरदन से क्या तात्पर्य होता है? यह एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कारणों से मिट्टी का कटाव होता है। जैसा कि मैंने बताया कि कटाव का क्या अर्थ होता है? कटाव का अर्थ होता है उतार फेंकना। जब तेज वायु या बहते हुए जल के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत अपने स्थान से कट जाती है या हट जाती है तो उसे हम मृदा अपरदन या भूमि कटाव या भूक्षरण कहते हैं। तो इसके कारक है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में जल द्वारा, वायु द्वारा, हिमानी द्वारा तथा समुद्री लहरों द्वारा कटाव होता है। मानवीय कारक में वनों की कटाई, अति पशुचारण, निर्माण कार्य, खनन कार्य और कृषि कार्य आते हैं। प्रभाव और उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इस पूरे चैप्टर का मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 7H में ये आपकी कंप्यूटर की क्लास है। हम लोग पिछली क्लासेस में चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग ये पूरा चैप्टर हम लोग प्रॉपर्ली पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं आपके टेस्ट के लिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता है कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कि हम लोग कोई भी डेटा देते हैं, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग उसमें कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं, सीपीयू डेटा की प्रोसेसिंग करता है और फिर वो उसका रिजल्ट जो है वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब बारी आती है, ये चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर क्या चीज़ है? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला आपका क्या है? कंप्यूटर का जो वर्गीकरण का आधार क्या है? ठीक है, आधार यहाँ पे सबसे पहला क्या है? कंप्यूटर जो है वो अनुप्रयोगों के आधार, अनुप्रयोगों के आधार। सबको क्लियर है? सेकेंड अब आपका आता है अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। उसके बाद फिर आपका आता है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। उसके बाद आपका आता है उद्देश्य के आधार पर। थर्ड आपका आता है उद्देश्य के आधार पर। इस प्रकार से क्या हुआ कि कंप्यूटर मुख्यतः 3 आधार पर उनका क्लासिफिकेशन या आपको वर्गीकरण किया जा सकता है। अनुप्रयोगों के आधार पर, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। अब बारी आती है कि अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अनुप्रयोगों के आधार पर, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। क्लियर? अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। फिर आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर एंड द थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। ये आप सभी को तो समझ में आ रहा होगा कि अनुप्रयोगों के आधार पर हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जितने भी आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज को यानी कि जो भौतिक राशियों को मापते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कैसी राशियों को मापते हैं? जो भौतिक राशियों, ठीक है, जो भौतिक राशियों को मापते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। जैसे आपका वोल्ट मीटर है, एमीटर है, ठीक है, आपके घर
आपकी वो हाइब्रिड कंप्यूटर का ही आपका एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह से आपके ये जो है वो तीनों आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद आपका आता है आकार के आधार पर जो कंप्यूटर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आकार के आधार पर जो बच्चों जो कंप्यूटर होते हैं, आकार के आधार पर हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो मुख्यतः निम्न प्रकार के हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं उनको जरा ध्यान से देखिए। ये आकार के आधार पर जो कंप्यूटर्स हैं उनके आपके ये आपके आकार के आधार पर कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें एक समय में केवल एक ही यूजर काम कर सकता है, ये इसकी विशेषता होती है। और माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो पीसी है, ठीक है, आपका लैपटॉप है, दीज आर द माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके बाद आपका आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। और मिनी कंप्यूटर से की जो कॉस्ट होती है, यानी कि इनकी जो कीमत है वो भी ज्यादा होती है। और इसमें जो है वो एक समय में एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं। और कितने यूजर काम कर सकते हैं? जनरली इसमें जो है वो 35 यूजर्स जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं। और जनरली जो है वो आपने बैंक में जो देखे होंगे या रेलवे रिजर्वेशन में, यहाँ पर आपके मिनी कंप्यूटर्स ही यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। और लास्ट में आपका है आपका ये सुपर कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जिनका की कॉस्ट जो है वो माइक्रो और मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होता है। इनका आकार भी जो है वो इन दोनों माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होता है। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और जनरली जो है ये आपका जनरल पर्पस तो ये होते ही नहीं, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। जनरली ये बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पर या रिसर्च सेंटर्स में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं। अब उसके बाद आती है हमारी सुपर कंप्यूटर। जैसा कि आपको नाम से भी सुनाई समझ में आ रहा है, सुपर कंप्यूटर यानी कि सुपर है, बाय क्वालिटी, बाय कॉस्ट, बाय प्रोसेसिंग स्पीड, बाय स्टोरेज, मतलब यानी कि स्टोरेज में भी बहुत ज्यादा आता है, इसकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होती है, इसकी कॉस्ट जो है वो करोड़ों में होती है। तो जनरली ये आपका रिसर्च में होता है जो बहुत बड़ी, जैसे आईटी है, ठीक है, कानपुर आईटी का आपने नाम सुना है। तो इस तरह की जो अगर एजुकेशनल सेंटर्स में भी यूज हो रहा है तो वो इस तरह के, या जहाँ रिसर्च हो रही है डिफेंस में, इस तरह में यहाँ वहाँ पे यूज होता है। और हमारे भारत में सबसे पहले एक परम कंप्यूटर बनाया गया था। सब भारत में जो बनाया गया है उसका नाम ही है परम। अब उसमें भी बहुत सारे जो है इम्प्लीमेंट्स हो चुके हैं, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, या मतलब आप ये ऐसे तो उसमें और विकास हुआ है और डेवलपमेंट हुआ है। तो जो अब जो फेमस है वो है आपका परम 1000। ओके स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया है। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो पैरेलल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समानांतर प्रोसेसर पर, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें होती है। और इसमें एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर होने से क्या होता है, अगर एक माइक्रो प्रोसेसर खराब हो गया तो सुपर कंप्यूटर कभी रुकता नहीं है। ये इसकी स्पेशलिटी होती है कि कभी नहीं रुकेगा, ये कंटिन्यूअसली वर्क करता ही जा रहा है। तो अगर इसमें माइक्रो प्रोसेसर खराब हो गया तो जो दूसरा लगा है समानांतर में जो लगा हुआ है वो वर्क करने लगता है। तो इस तरह से ये आपका सुपर कंप्यूटर। आपको बहुत शॉर्ट में इनके बारे में पढ़ना है, जो इनके एग्जाम्पल्स है वो आपको जब आपकी बुक में भी दिए, और मैंने अभी पिछली क्लास में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में इसके एग्जाम्पल्स क्लियर थे। आपकी बुक में भी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो प्लीज आप इनके सारे एग्जाम्पल्स को जरूर पढ़िएगा। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में वो बहुत पूछे जाते हैं। ओके, अब आपकी बारी आती है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। फर्स्ट आपका है, सबसे पहला आपका है जनरल पर्पस कंप्यूटर। सबसे पहला हमारा कौन सा है, समान उद्देश्य कंप्यूटर। क्लियर, इसको हम लोग हिंदी में ही लिख रहे हैं, वो ज्यादा सही है।
वर्ड डाला हुआ है, MS एक्सेल डाला है, हम कोई मूवी देख सकते हैं, ठीक है, कोई पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये आपके क्या है, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, इनको हम लोग कहते हैं सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, जो कि सामान्य तरह का काम करते हैं। तो ये आपके, ये जो आपका सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है, इनमें रन हो जाते हैं। तो ये हमारे जो है वो सामान्य उद्देश्य, यानी कि अगर जो लैपटॉप है आपका, वो आपका कैसा है, डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। क्लियर हो गया आपको? अब आपकी बारी आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर जो होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं बच्चों कि वो आपके सामान्य उद्देश्य को पूरा करते हैं। वो किसको पूरा करते हैं? जो आपके विशेष उद्देश्य है, ठीक है। तो ये आपके मतलब वो, उसके अलावा आप ये सोचें कि हम उसमें कभी गेम खेल लें, आप ये सोचें कि कभी हम उसमें कोई मूवी देख लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते इनमें कि कोई मूवी देख लें कि आपको, वो जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, केवल दे डू ओनली वर्क, वो केवल सिर्फ वही वर्क करेंगे जिसके लिए वो बनाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज आपको इन शॉर्ट मैंने क्लासिफिकेशन को पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया है कि अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर कौन से होते हैं, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर, और उनके बारे में मैंने आज आपको डिस्कस कर दिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।